नमस्कार दर्शकों, आप देख रहे हैं अरुणाचल टुडे की पॉडकास्ट और मैं हूँ शांति सिमित। और आज हमारे साथ है एक ऐसे शख्सियत जिन्होंने राजनीति को सेवा का माध्यम बनाया है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं माननीय तापिर गाव जी का, जो न केवल एक अनुभवी नेता है बल्कि जन समस्याओं को संभालने और समझने के लिए हमेशा सक्रिय रहते हैं। तापिर गाव जी अरुणाचल ईस्ट लोकसभा सांसद है और वे जो सांसद में इशू से उसके लिए काफ़ी वोकल रहे हैं। तो देर ना किए चलिए हम स्वागत करते हैं तापिर गाव जी का। सर, सबसे पहले तो स्वागत है सर हमारे अरुणाचल टुडे की पॉडकास्ट में, और हमें बहुत खुशी है सर कि आप हमारे साथ जुड़ने के लिए समय निकाले हैं सर। थैंक यू वेरी मच। सर, क्योंकि जैसे कि हमें सब पता है कि आप एक पॉलिटिशियन हैं सर, इसके अलावा भी जो आपकी जो निजी जो पर्सनल लाइफ है सर, आपका जो बोर्न एंड ब्रॉट अप सर, साथ ही में आपका एजुकेशन, वो सब सर कैसे हुआ है सर, वो सर हम जानना चाहेंगे। देखिए, मेरा अर्ली लाइफ अभी ईस्ट सियांग है, रुमगोंग सर्कुल मोलोम विलेज में जन्म हुआ। जी जी। और 2015 में ही हमारा गांव में सरके आए। वहाँ अर्ली एजुकेशन अपना जन्म स्थान मोलोम विलेज में। उसके बाद हमारा गांव से रुमगोंग 15 किलोमीटर, वहाँ सरके नहीं थे। वहाँ हम लोग जाके हॉस्टल में पढ़ाई किया, मिडिल स्कूल। और अपना गांव से साउल बुक के वहाँ हॉस्टल में स्टाइपेंड मिलता था 25 रुपीज़। और ऐसे करके पढ़ाई हुआ वहाँ अर्ली लाइफ। देन वहाँ से सेकेंडरी स्कूल ख़त्म होने के बाद एलोंग हायर सेकेंडरी स्कूल में, वहाँ से क्लास 12 पास होने के बाद जैन कॉलेज पासीघाट में, और उधर ही एमए भी किया। उस ज़माने में हमारा समय में दो सब्जेक्ट पॉलिटिकल साइंस एंड हिस्ट्री पासीघाट तब में समय अटैच था। जी अरुणाचल यूनिवर्सिटी जब दोईमुख में जो अरुणाचल यूनिवर्सिटी नहीं बना, तो हम वहाँ से पॉलिटिकल साइंस में एमए करके जब होश में आया, मैं राजनीति में हूँ। सर, तब तो क्या मतलब जिसे सबका ही हमारा सब का एक एम्बिशन होता है लाइफ में कि हमें ये बनना है। तो सर, जैसे आपने कहा कि जब तक होश आया तो आप राजनीति में ही थे, तो सर क्या आपका बचपन में ऐसा पॉलिटिकल लाइफ को छोड़ के, एज अ पॉलिटिशियन छोड़ के सर, ऐसा अलग कुछ एम्बिशन था क्या सर? ऐसा है, जब मैं आई एम द सिंगल सन, भाई भी नहीं है, ब्रदर ये बहन भी नहीं है, सिंगल सन था। जब मैं क्लास 6 में था, मेरा फादर एक्सपायर हुआ। जी ये मदर, ग्रैंड फादर, ग्रैंड मदर ही हार्ड लाइफ पढ़ाया। मैं सोचा कि आफ्टर एजुकेशन मैं गवर्नमेंट जॉब में जॉब करूँगा, वही मेरा एक प्लान था। होने के बाद जब उस ज़माने में आदि ब्रांच स्टूडेंट यूनियन का जनरल सेक्रेटरी बना, जी और कॉलेज में जनरल सेक्रेटरी बना पासीघाट में। उसके बाद ऐसे करते करते मैंने स्टूडेंट पॉलिटिक्स में इन्वॉल्व हुआ। देन आई गॉट माय पॉलिटिकल गुरु गेगोंग अपांग, जी जी देन चीफ मिनिस्टर। इन्होंने मुझे पार्टी एक्टिविटीज़ में एंगेज किया, एनएसवाई प्रेसिडेंट बनाया, यूथ प्रेसिडेंट बनाया। ऐसे करके जब मैं होश में आया, देन नौकरी करना तो भूल जाइए, मैं पार्टी यूथ एक्टिविटीज़ ये सब में अपांग साहब का सिपाही बन के मैं मेरा आपने पहले यूथफुल शुरू लाइफ किया। को मैं स्टार्ट किया। जी जी और ऐसे करके जब अपांग साहब का पॉलिटिकली तपुल हुआ, तब जाके मैंने सोचा नहीं, मिती साहब का सरकार आया। मिती साहब भी मेरा कोई बुराई नहीं है, अच्छा ही लीडर था। तो लेकिन इन दोनों का डिफरेंसेस से अपांग साहब को तपुल हुआ। देन मैंने सोचा, उस समय भारतीय जनता पार्टी नहीं था अरुणाचल जी प्रदेश जी में, जी हाँ। हार्डली वेरी फ्यू। मैं अभी नाम भी लेना चाहूँगा, ये कांगेरी जामो एंड इन लोग का पार्टी जो है बीजेपी में आओ। 99 में जब नेशनल बीजेपी प्रेसिडेंट कुशाभाऊ ठाकरे ईटानगर में आया, तब मैं
उधर बीजेपी ज्वाइन हुआ। जी तब से मैं बीजेपी में रह गया और अभी भी अब पब्लिक का दया से 3 बार बीजेपी एमपी में हारे और हार को नहीं माना, नहीं सीना, आपने हार दिल को ही में फिर नहीं लगा। जीत में हाँ, बदला। तो 3 बार फिर मैं भारतीय जनता पार्टी में रहा और 2001 में 99 में एमपी हार के बेटा था अरुणाचल में। जब मैं एमपी टिकट लिया, हमको कॉन्टेस्ट करने के लिए कहा, ईस्टर्न पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूंसी में हार्डली 12 ही आदमी था बीजेपी। जी अभी भी याद है, कुंसा में था, सांगलांग में था और यहाँ नामसाई में मानपुंग साहब था। वो तो पॉलिटिकली रिटायर्ड था उस समय। देन तासा सोयून था। ऐसे पासीघाट में बस लिमिटेड आदमी ही था। जी सर, ऐसे जैसे करके मैं बैठा था। तब दिल्ली से कॉल आया कि गाँव साहब आपको ST/SC कमीशन मेंबर बनाया। तो मैं सोचा ST/SC मोर्चा आजकल का पार्टी का जो कार्यकर्ता ये जो मोर्चा में होगा, थैंक यू बोल के मैं बैठा। जी तो मेरा एब्सेंट में भी कॉल आया। थर्ड टाइम कॉल आया, गाँव साहब आप कमीशन में कब ज्वाइन करेंगे। तो आपको तो आप बहुत लाइटली ले रहे थे। हाँ, लाइटली हो तो पार्टी कार्यकर्ता है। तो देन मिसेस देवरी एक ज़माने में नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब में वाइस चेयरमैन था। उसको मैंने कॉल किया, मैडम ये ST/SC कमीशन क्या होता है। अरे तब फिर मैं दिल्ली में मेरा जान पहचान लोग है, मैं कवर करता हूँ। इन्होंने कॉल बैक किया, तब फिर कॉन्ग्रेचुलेसन, ये MOS का स्टेटस है, आपको गाड़ी मिलेगा, ऑफिस मिलेगा, बंगला मिलेगा। तो मैं दिल्ली में जाके लोकनायक भवन 5th फ्लोर में जाके देखा, आपके लिए सब रेडी है। सब पूरा रेडी है। और एयरपोर्ट में पहुंचा है तो लाल गाड़ी एम्बेसडर एक आपको लेने पहुंच लेने गया पहुंचा। ऐसे करके देन उस जमाने में हमारा नॉर्थ ईस्ट इंचार्ज था PB आचार्य। PB आचार्य को मैंने कॉल किया, सर ये क्या हो गया, मुझे यहाँ बहुत बड़ा ऑफिस में बनाया, जगह दिया। तब फिर यू आर द ओनली MA डिग्री होल्डर इन नॉर्थ ईस्ट नोटिस बीजेपी तब में। समय। जी हाँ, तो इसलिए तुमको यहाँ वो बनाया। मेरा बिना बायोडाटा, उस समय बसपा का सरकार था। ऐसे करके देन मैं जब ST/SC कमीशन को बायपार्केट हुआ, तब आई एम द फर्स्ट वाइस चेयरमैन इन नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल ट्राइब। देन उसके बाद एडवानी साहब ने नॉर्थ ब्लॉक में बुलाया, तब फिर तुमको MP लड़ना होगा 2004 में। होगा सर, लड़ेंगे। ऐसे करके फर्स्ट टाइम मैं 2004 में जीता। जीतने का बाद फिर पार्स नेशनल सेक्रेटरी भारतीय जनता पार्टी में बना। एंड उसके बाद फिर नितिन गडकरी के साथ नेशनल जनरल सेक्रेटरी। देन राजनाथ का साथ अगेन सेकेंड टाइम नेशनल जनरल सेक्रेटरी। और अमित शाह के साथ 5-6 महीना नेशनल जनरल सेक्रेटरी कंटिन्यू रहा। एक दिन इन्होंने कहा कि अरुणाचल प्रदेश में पॉलिटिकल अप डाउन है, आपस में PPA कांग्रेस आपस में लड़ाई हो रहा है, साथ में पूर्व चीफ मिनिस्टर कलिको पुल का भी सुसाइड हो गया। तब फिर गाओ आप अरुणाचल को जाके संभालिए, एक सेंसिटिव स्टेट है। तो वहाँ से जाके मुझे स्टेट प्रेसिडेंट बना के भेजा। तब जाके अरुणाचल में हम लोगों ने पॉलिटिकल कल्चर को थोड़ा चेंज करने में कामयाब हुआ। देन प्रेसिडेंट ऑनरेबल CM साहब को मैंने बुलाया अपना घर में, राजनीति को कैसे करना है। ऐसे करते करते मैंने एक फुल प्रूफ आज भारतीय जनता पार्टी गवर्नमेंट अरुणाचल प्रदेश में बना। और बोलबुते से सेकेंड टाइम हम लोगों ने भारतीय जनता पार्टी फुल मेजॉरिटी में अरुणाचल में लाए और नेशनल लेवल में भी। ऐसे ही पॉलिटिक्स होते गया। जी सर, और ऐसे अगर हम कहें शुरुआत से, जैसे आपने बताया कि जो आप
होश में आए तो पॉलिटिक्स में आ ही गए थे। हाँ। सर बहुत सारे स्पीच में, प्रोग्राम्स में भी आपसे ही सर कभी-कभी सुनने को मिलता है कि आपने जो ये पॉलिटिकल करियर है, वो सर 20,000 से सर शुरू किया है ऐसे करके। हाँ। सर उसके बारे में भी थोड़ा-सा बताइए क्योंकि अब देखिए, उस ज़माने में सड़कें नहीं थे। मतलब आज जैसे मोदी पेमा सरकार आने के बाद जो अरुणाचल प्रदेश में सड़कें 2 लेन 4 लेन हो रहा है, ऐसे नहीं थे उस ज़माने में 99 में। उस समय मेरा घर बार भी नहीं था। बीबी का घर में तीसर क्वार्टर में रुकसिन में था। तो मुझे बोला गया कि तुमको एमपी लड़ना है। तो मैंने बोला हम तो लड़ नहीं पाएंगे, घर बारी भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। तो वो हम भी इनकार कर रहा है टिकट को, और तसासो यून आज दुनिया में नहीं है वाकरो का। इन्होंने भी बोला हम भी नहीं लड़ेंगे। वो उसको भी ठीक से गाली दिया, तुम अपना वोट नहीं मिलने से भी तुमको लड़ना होगा, नॉमिनेशन फाइल करना होगा 100 कम में। तो मुझे बोला तपिर तुम तो पढ़े लिखे हो, तुमको इसलिए एमपी बीजेपी में एमपी लड़ने के लिए बोलना है, तुम्हारे लिए नहीं, आने वाला पीढ़ी के लिए तुम लड़ो। आज जी केवल डिस्ट्रिक्ट में जाके बीजेपी झंडा को लहराओ, आने वाला पीढ़ी के लिए तुम आज एमपी लड़ना हो। तुमको तुरी जीतने के लिए मैंने एमपी लड़ने के लिए बोलना है, काली मत चढ़ो। लेकिन आने वाला पीढ़ी को याद रहेगा कि बीजेपी का झंडा ऐसा है, बीजेपी का आइडियोलॉजी ऐसा है। जस्ट तुम डिस्ट्रिक्ट में जाओ और झंडा लहरा के पोस्टर लगाओ, झंडा लगाओ, बस तुमको तुरी जीतने के लिए। हिस्ट्री बनाने के हाँ, लिए मैंने कह सकते हैं। ये बोला। तो उसके बाद बड़ा दिल से मैं हाँ बोल दिया। तो दिया उस समय 99 में 20,000 दिया हाथ में, 20,000 से एमपी लड़ो। तो हम ले लिया। तो उसी समय रेलवे स्टेशन से तेलाद से मैंने पोस्टर बैनर दिल्ली से भेजा हुआ, अटल बिहारी वाजपेयी जी का, एडवाणी जी का, वो जो पोस्टर बैनर बीजेपी का लेके आया। तो फिर उसी से आचार्य साहब ने बोला 1,000 रुपया दे दो, वहाँ से वो तेलावला को देना है। तो 1,000 रुपया वापस दे दिया। मतलब 20,000 से 90 99 में 19,000 से एमपी लड़ा। मैं भी सोचा चलो आने वाला पीढ़ी के लिए मैं सेक्रीफाइस तो करता शुरुआत हूँ, करना ही बीजेपी पड़ेगा। आइडियोलॉजी को आगे बढ़ाता हूँ, ऐसे करके देन मैं 25,000 से हारा। वंशा राजकुमार आज दुनिया में नहीं है, उसका साथ 25,000 में लड़ा, अब हारा। उसके बाद कमीशन मेंबर बना। उसके बाद 2004 में माहौल अच्छा था। अरुणाचल भी उस समय अपांग साहब बीजेपी सरकार बना के रखा जी। था 6 महीना के लिए। उस समय फिर 2004 में फर्स्ट टाइम पहली बार बीजेपी में एमपी आए। बना। जी। सर जैसे आप शुरुआत तो बीजेपी से नहीं किए थे, दूसरे पार्टी से किए थे सर। तब समय को ऐसा कुछ जैसे हम लोग को होता है कि हाँ वो पार्टी चुनने से अच्छा होगा, या अच्छा जो है वही उसी पे ही चलता है, ऐसा सर कुछ ख्याल आया क्या? और साथ ही में सर जैसे आपने बताया कि तब समय को ना सड़कें था, ना वैसा पैसा था, ना वैसा बैकग्राउंड था सर। कैसा जो मुश्किलों है वो कैसे सर सामना किया आप? क्योंकि सहायता तो किया है, लेकिन सर आपका एज ए पर्सनली जो आपने मुश्किलें सामना किया है सर, वो भी थोड़ा सा बताइए ताकि जो लोग देख रहे होंगे वो लोग भी बहुत इंस्पायर होंगे डेफिनेटली। देखिए उस समय आपांग साहब कांग्रेस सरकार था। उस समय मेरा चॉइस नहीं था कि आपांग साहब का साथी रहना है। पार्टी अच्छा है बुराई बोल के कांग्रेस कार्यकर्ता बन के मैं था। कभी कांग्रेस में मैं एमएलए पंचायत कुछ इलेक्शन लड़ा नहीं है। मैं आपांग साहब का सिपाही बन के ही था। जी और मेरा तो माँ पिताजी, मतलब माँ तो है, पिताजी तो नहीं है, भाई बहन भी नहीं है अपना, तो सिंगल सोन है। तो मैं आपांग साहब का साथ पार्टी क्या है, उससे आइडियोलॉजी क्या है, उससे वो नहीं था। एज ए बस यूथ उनके लीडर साथ ही। में आपांग साहब का साथ ही रहना है, उस हिसाब ये में था। चॉइस ऑफ माय पॉलिटिकल पार्टीज बोलने से मैंने भारतीय जनता पार्टी को ही सुना। जी उस समय सरकार भी नहीं था, जी कार्यकर्ता भी नहीं था, ईटानगर में ही 10-15 लोग ही था।
और जब तक आया हाँ तब बीजेपी तापा सरकार हरे ही ता थी। मालो तारिन ता सीनियर और कांगिर जामोता नाबम विशाल था ऐसे गिना सुना मैंने 10-15 लोग ही था झंडा पोस्टर लगाने के लिए ही मैंने काफी था ऐसे करके देन चॉइस ऑफ माय पॉलिटिकल पार्टीज बोलने से भारतीय जनता पार्टी ही मेरा चॉइस ऑफ पॉलिटिकल पार्टी जिसको मैंने दिल से लगा के पार्टी ज्वाइन किया। जी सर, वो तो हो गया जिसे आपने जिसे शुरू किया या सर। और काफ़ी सर संसद में पार्लियामेंट में आप हमारे इश्यूज़ को लेके सर, इनफैक्ट जो चाइना इनकर्शन को लेके आप सर काफ़ी वोकल रहे हैं, जबकि जो अलग नेताएं हैं, नाम तो हम मेंशन नहीं करेंगे, लेकिन बहुत सारा ऐसा लोग हैं जो कतराते हैं बोलने के लिए ओपनली। सर आप हमेशा वोकल रहे हैं कई सारे इश्यूज़ में सर। तो सर आपको कभी ऐसा डर या फिर पार्टी से ही कभी आपके अगेंस्ट में कुछ होगा या आपको पावर से पावरलेस कर लेगा सर, ऐसा कुछ डर रहा है क्या सर? और आप इतना जो वोकल रहे हैं सर, उसका भी सर हम राज जानना चाहेंगे सर। अभी आप देखिए पॉलिटिकल पार्टी भारतीय जनता पार्टी है लेकिन आई रिप्रेजेंट अरुणाचल प्रदेश। जी हाँ। पार्लियामेंट इज ए फोरम, पार्लियामेंट एक प्लेटफॉर्म है जहाँ हर हिंदुस्तान का कोने से मेंबर आए हुए लोग, आप स्पेशली आप 0 आवर में सुनिए, हर कॉन्स्टिट्यूंसी का इश्यूज को वहाँ आप रेज करते हैं। जी कांग्रेस का हो, समाजवादी पार्टी का हो, तृणमूल का हो, कम्युनिस्ट का, हर पॉलिटिकल पार्टीज का, भारतीय जनता पार्टी का हो। तो हमारा चाइना मुद्दा अरुणाचल के लिए एक बहुत बड़ा एक मुद्दा है जिस चीज़ को रेस्ट ऑफ द कंट्री को पता नहीं था जी कि 1962 के लड़ाई के बाद और लड़ाई से पहले, जैसे अभी भी मैं आपको बता सकता हूँ 62 से पहले हम कितना दूर में था और अभी बहुत 62 के बाद आज चाइना कितना टेरिटरी को ऑक्युपाई किया। आज इस स्थिति को, इस सिचुएशन को रेस्ट ऑफ द कंट्री को पता नहीं था। जी शायद मैंने पार्लियामेंट में 2-3 बार चाइना इनकर्शन, चाइना टेरिटोरियल ऑक्यूपेशन इशू को रेस करने का बजाय द ब्रोकेट्स ने भी अलर्ट हुआ होगा। जी और मोदी साहब को मैं रियली अप्रिशिएट कर रहा हूँ कि आज चाइना बॉर्डर तक, तिब्बत चाइना बॉर्डर तक 2 लेन सड़कें जा रहा है। जी हाँ। Arunachal has been focused in such a way amongst the northeast state. आप तवांग से लेके कानूबारी तक 2 लेन हमारा इंटरनल कॉरिडोर हुआ। साथ में अभी आप देखिए लोहित से वालोंग तक 2 लेन मैंने ऑलमोस्ट कंप्लीशन में है। रोइंग से लेके अनिनी, अनिनी से अगेन 70 किलोमीटर्स नो मेंस लेन तक सड़कें बना। पासीघाट से लेके यिंगक्योंग एंड टूटिंग, अभी यिंगक्योंग तक 2 लेन है, देन आगे टूटिंग तक 2 लेन बन रहा है। लिकाबाली से लेके 2 लेन होते हुए अभी मेसुका एंड मनेगांव तक अभी सड़कें बनेंगे और मेसुका तक तो अभी अंडर कंस्ट्रक्शन में है। आप दापोरिजो से लेके तकसिंग तक पहले सड़क नहीं था, वो अभी सड़क बन गया। आप यासुली से लेके आप संग्राम, कोलोरियांग और पारसी पार्लो वहाँ तक नो मेंस लेन तक सड़कें बना है और तवांग से आगे बना है। इसमें मैंने अच्छा से गौर किया इस चीज़ को। कांग्रेस समय में प्लानिंग कमीशन में यही एक पॉलिसी था कि देयर शुड बी ए गैप ऑफ बफर गैप ऑफ मोर देन 200-300 किलोमीटर, वहाँ सड़कें नहीं बनाना है तिब्बत चाइना बॉर्डर में। क्योंकि अगर सड़क वहाँ बनाएंगे देन द चाइना विल यूज इफ एनीथिंग हैपन लाइक 1962। ये प्लानिंग कमीशन में ही था उस जमाने में। अभी भी फॉर्मर फर्स्ट चीफ मिनिस्टर पीके तुंगन एंड गेगो अपांग दोनों जिंदा है। जब अपांग साहब ने शुरू किया कि तवांग से जिमितांग तरफ में रास्ता बनाया, नहीं सॉरी, पीके तुंगन ने बनाया,
Butta Singh was Home Minister, I have been told by P.K. Tungon himself, प्लानिंग कमीशन में ठीक से गाली दिया बोला है। तो फिर हमको इतना खराब से बोला है, क्यों तुम सैना तरफ में सड़क बना रहा है। सो दैट सॉर्ट ऑफ टेंडेंसी था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का उस जमाने में कि नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट में अरुणाचल, ऐसे भी अरुणाचल को सैना क्लेम कर रहा है जी, वहाँ हम क्यों सड़क बनाएगा, वहाँ क्यों हम एयरपोर्ट बनाएगा। एंड देयर वर मोर देन 12 एडवांस लैंडिंग ग्राउंड था। 12 एडवांस लैंडिंग ग्राउंड को टोटली अबंडन कर दिया। ये मोदी साहब आने का बाद ही वालों को रेस्टोरेशन किया, तेजू को रेस्टोरेशन किया, पासीघाट हुआ, जीरो, एलोंग, पूरा मेसुका टूटिंग। तो बहुत माने पार्लियामेंट में एज ए मेंबर ऑफ पार्लियामेंट फ्रॉम अरुणाचल प्रदेश तापिर गांव ने हाईलाइट किया कि सेना का साथ मेरा ये इशू है जी, शायद इसलिए मोदी साहब भी इतना अटेंशन आज दे रहा है। आज आप अरुणाचल पब्लिक को भी पता है फ्रंटियर हाईवे पूरा बोमदिला से लेके सैना बॉर्डर होते हुए विजयनगर अभी टेंडर प्लॉटिंग करना शुरू हो गया। एलोंग द सैना बॉर्डर वो सड़कें बनाएंगे। तो मतलब अरुणाचल का स्पाइडर नेट जैसे सड़क बिछा रहा है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, मोदी सरकार और पेमा खांडू सरकार। तो ये हमारा एडवांटेज है। तो शायद मैंने सैना इशू को फोकस में ला दिया तो ब्रोक्रेट्स, टेक्नोक्रेट्स जो लोग है, थिंक टैंक लोग है एंड हमारा बीजेपी सरकार ने बहुत इतना अटेंशन दिया कि अभी अरुणाचल प्रदेश में डायरेक्ट फ्लाइट हो गया, ईटानगर में रेलवे कनेक्शन हो गया और अभी 2026 में पासीघाट में रेलवे अभी कनेक्ट हो जाएंगे। अभी ऑलमोस्ट कंस्ट्रक्शन ख़त्म होने जा रहा है और तेजपुर बालुकचुंग से होके तुआंग तक सर्वे एंड इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट हो गया। सिलापत्थर से बामे एलोंग मेसुका तक ले जाने का अभी रेलवे टारगेट है। ये सब हमारा और ये रुपाई से पुरसम कुंड होते हुए तेजू, रोइंग, पासीघाट भी कनेक्ट होंगे। रेलवे कनेक्शन में, रोड कनेक्टिविटी में, आपका आईटी कनेक्टिविटी में और टेलीकॉम कनेक्टिविटी में, इस सब में बहुत आगे सैना बॉर्डर में जाने से सैना का वो आ जाता है टाइमिंग और ये मोबाइल में नेटवर्क। अभी आप वालोंग में जाइए, वहाँ 5G है, कीवितो कहो में अपना 5G है, मेसुका में, टूटिंग में। सो कनेक्ट इन क्वेश्चन ऑफ कनेक्टिविटी इन ऑल फील्ड अरुणाचल, हाँ कनेक्टिविटी हो गया सर। और एक जो लॉन्ग पेंडिंग अभी डेकेड्स ही हो गए सर, जो चाकमा हाजोंग का इशू है सर, वो कहीं ना कहीं निकलते हैं, चर्चा होता है, फिर कुछ समय बाद सर वो फिर गायब सा हो जाता है। अभी जैसे कि रिसेंटली हमारे यहाँ के सीएम और यूनियन मिनिस्टर भी, उन्होंने भी बात तो दिया है सर, लेकिन वो एक्शन में नहीं दिखाता है। एंड यू सर बीइंग एन एमपी ऑफ आवर अरुणाचल सर, उसको सर कैसे आगे ले जा रहे हैं या फिर आप लोग कैसे उसको टैकल करने का सोच रहे हैं सर? क्योंकि बातों बातों में या फिर जो मीडिया में दिखता है, सोशल मीडिया में, वो सर सिर्फ अज्यूम ही कर सकते हैं, एक्शन में नहीं दिख रहा है। वहाँ सिर्फ एक से एक सिर्फ सर वर्ड्स दिया जा रहा है। सर उसको कैसे अभी टैकल कर रहे हैं या फिर कैसे आगे आप लोग उसको प्लान कर रहे हैं, वो भी सर अगर आपकी नॉलेज में है या आप लोग चर्चा कर ही रहे हैं सर, उसको भी थोड़ा सा बता दीजिए। अभी आप देखिए, जब पार्लियामेंट में सिटीजन अमेंडमेंट एक्ट बिल जब पास हुआ तो सभी का जानकारी के लिए मैं कहना चाहूँगा कि ईस्टर्न बंगाल रेगुलेशन एक्ट हैज़ बीन इनकॉर्पोरेटेड इन दैट सिटीजन अमेंडमेंट एक्ट इन कॉन्टेक्स्ट टू अरुणाचल प्रदेश। उसका मीनिंग ये है कि नॉन अरुणाचली अरुणाचल में सिटीजनशिप हो नहीं सकता जी। आई एम रिपीटिंग अगेन, सिटीजन अमेंडमेंट एक्ट में बंगाल ईस्टर्न रेगुलेशन एक्ट
को इनकॉर्पोरेट किया इन कॉन्टेक्स्ट टू अरुणाचल प्रदेश। उसका मतलब यहाँ कोई नॉन अरुणाचली यहाँ का नहीं। सिटीजनशिप नहीं हो सकता। जी नॉट टू स्पीक ऑफ संगमा, हाजोंग्स, आप बिहार यूपी के लोग भी यहाँ सिटीजनशिप यहाँ का बोनेफाइड ट्राइबल नहीं हो सकता है। लाइकवाइज अभी सकमा एंड हाजोंग्स इशूज है, ये तो रिफ्यूजी बन के आए थे। जी जब ईस्टर्न बंगाल रेगुलेशन एक्ट को जब सीए में इनकॉर्पोरेट हुआ, इसका मतलब सकमा हाजोंग कभी भी अरुणाचल का सिटीजनशिप बोनेफाइड ट्राइबल सिटीजनशिप नहीं हो सकता। ये तपिरगांव नहीं बोल रहा हूँ, ये कानून जो पार्लियामेंट एक्ट ने बनाया है। तो इसके लिए संगमा हाजोंग अगर अरुणाचल के बाहर सेटल होगा, देन एंड देयर अगला दिन वो इंडिया सिटीजनशिप बन सकता है। जब तक यहाँ है तब तक रिफ्यूजी ही रहेगा। और अरुणाचल के बाहर जाएंगे, देन एंड देयर, जैसे आप मिजोरम में असेंबली में भी आ गया, त्रिपुरा में भी आ गया, तो इसका समाधान गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड गवर्नमेंट ऑफ अरुणाचल प्रदेश एंड सकमा हाजोंग समाज ही इसको फैसला करना होगा कि आपको रिफ्यूजी बन के रहना है या आपको इंडियन सिटीजनशिप बन के रहना। आप इंडियन सिटीजनशिप बन के रहना है, देन आउटसाइड अरुणाचल में होगा, यहाँ पे नहीं हो पाएगा। यहाँ अरुणाचल में हो नहीं पाएगा। सब बदन लोग रिफ्यूजी तो है, तो उनको ना, पता है, नहीं। फिर भी वो लोग क्लेम करने की अभी नहीं, क्लेम करने से भी आप सुप्रीम कोर्ट में जाइए, कहीं कोर्ट में भी जाइए, आप ये ह्यूमन राइट्स को लेके कहीं भी वर्ल्ड फोरम में भी जाइए, द लॉ ऑफ द लैंड विल बी फर्स्ट काउंट। उस लॉ ऑफ द लैंड काउंट में ही सिटीजन्स अमेंडमेंट एक्ट सीएए जो पार्लियामेंट में पास हुआ, उसमें आप वेबसाइट में भी, आप गूगल में भी जाके देखिए, इस बंगाल ईस्टर्न रेगुलेशन एक्ट को जब अरुणाचल कॉन्टेक्स्ट में इनकॉर्पोरेट किया है, तो इसमें कोई भी नॉन अरुणाचली यहाँ सिटीजनशिप हो ही नहीं सकता, और मैंने बोनेफाइड ट्राइबल नहीं सिटीजन बन नहीं सकता है। तो इसलिए अभी दिस इज द ड्यूटी ऑफ द सकमास एंड हाजोंग्स कि फैसला आपका है। आप बाहर में इंडियन सिटीजनशिप बन के अरुणाचल में कहीं भी आप रह के काम कर सकता है, लेकिन आप अपना राइट, हमारा बर्थ प्लेस ये है, हम यहाँ राइट बनेगा, ये हो नहीं सकता। ये सकमा लोग को भी, आई हैव डिस्कस विद सीनियर सकमा लीडर्स, दोज हु आर इन दिल्ली, गुवाहाटी में, जहाँ भी जाता है वो, दे ऑल्सो नोस इट। इन लोग को भी पूरा क्लियर मालूम है कि हम अरुणाचल का ट्रैवल बने पर नहीं हो सकता। वी आर जस्ट रिफ्यूजीज हाँ, और है। दे कैन रिमेन एज ए रिफ्यूजीज। अभी रिफ्यूजी को हटाना, यहाँ से क्या करना नहीं करना, द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड गवर्नमेंट ऑफ अरुणाचल प्रदेश शुड डिस्कस विद द संगमास एंड द हाजोंग्स, इसका समाधान कैसे होना है। So, आफ्टर ऑल रेस्पेक्टिंग द ह्यूमन राइट्स, इन लोग को भी इज्जत से ही यहाँ से निकलना पड़ेगा, जी और कहीं सेटल करवाना है तो भी उसके इन लिए लोग को अच्छा से डिस्कस करके सेटल करके, दैट इज द समाधान। Yes. और सर ये तो है जो इश्यूज है सर, साथ ही में जैसे आए दिन आप लोग जैसे दिल्ली जाते हैं या फिर कुछ मीटिंग्स में जाते हैं सर, तो ऐसे फॉर्मली तो सर आप मोदी जी को मिलते ही होंगे सर, लेकिन इनफॉर्मली क्या आप लोग ऐसा बैठकर बात करते हैं? तो बात करते भी हैं तो सर किस टॉपिक पे सर बात करते हैं आप लोग? मोदी साहब को मैं 99 व्हेन ही वाज जनरल सेक्रेटरी ऑर्गेनाइजेशन, तब से अच्छा से जानता है। नॉर्थ ईस्ट में से कोई किसी को बाय नेम जानता है, वो भी तपिरगांव बोल के, वो भी आपका नाम क्या है बोल के तो पूछता नहीं है। तो जिसका जब अभी प्राइम मिनिस्टर का समय नहीं होता है, मिलता है तो हेलो हाय या कोई अपॉइंटमेंट लेके कोई इश्यूज को लेके जाता है, तो उस हिसाब से मैंने अच्छा से डिस्कशन होता है। एंड स्पेशली मोदी साहब टुवर्ड्स द नॉर्थ ईस्ट उसका बहुत अटेंटिव है, एंड वो एक्शन करना चाहता है और मैटर को रिजॉल्व करना चाहता है। इसलिए आज आप देखिए
the major issue in the Northeast was inter-state boundary issues. अभी इसका समाधान तो मैक्सिमम 90% समाधान हो गया है. अरुणाचल असम का हो, अरुणाचल अब नागालैंड असम, मेघालय असम, मिजोरम असम और आपका त्रिपुरा असम, कहीं भी जो बॉर्डर डिस्प्यूट्स, जो इंटर स्टेट बॉर्डर बाउंड्री डिस्प्यूट जो है वो मेजर माने रिजॉल्व हुआ और विद इन दिस टर्म आई थिंक इट विल बी 100% इसका समाधान होगा, क्योंकि वी हैव टू फाइट विद द इंटरनेशनल बॉर्डर्स. यहाँ सिर्फ अपने अपने में इसका माने मोदी साहब एंड अमित शाह साहब ने इसका इतना इंटरेस्ट लिया कि हर चीफ मिनिस्टर को कॉल करता है वहाँ से, अभी आप लोग इसको रिजॉल्व करो, इसको रिजॉल्व करो, इसको रिजॉल्व करो. एंड उसका अकाउंटेबिलिटी भी गुवाहाटी में आके मीटिंग लेता है अमित शाह जी, सारा मुख्यमंत्रियों को बुला के, तो समाधान तो होना ही है. तो दिस इज द स्टेप रियली माने मोदी साहब नॉर्थ ईस्ट को इश्यूज को रिजॉल्व करना. सेकेंड जो है हमारा आतंकवादी अंडरग्राउंड, इसका भी NSCN का साथ भी लगातार डिस्कशन चल रहा है. एंड अभी आप देखिए बोडोलैंड का इश्यूज 100% रिजॉल्व हो गया. कार्बी आंगलोंग इश्यूज का पूरा टोटल रिजॉल्व हो गया. अल्फा का इश्यूज है, इसको भी ऑन गोइंग है NSCN IM का साथ भी. और मणिपुर में जो अभी छोटा उग्रवादी है, नागा में, मेटे में, कुकीस में, दे आर ऑल्सो ऑन द टेबल. अभी आपस में बात कर रहा है. समाधान देने के लिए माने कोशिश नहीं कर रहा है, समाधान देने के लिए 100% इसका अकाउंटेबिलिटी का साथ रिजॉल्व करने का कोशिश कर रहा है. ये भारतीय जनता पार्टी का बहुत बड़ा एक स्टेप है पूर्वोत्तर राज्यों को माने अष्टलक्ष्मी सही में बनाने के लिए माने मोदी सरकार का स्टेप है. सर जिससे आपने बात किया है सर, वो तो है सर दूसरा स्टेट का. इनफैक्ट सर हमारा स्टेट में भी सर अभी नया एक ग्रुप कहे या जो लोगों का जो अभी नया से भी सर एक निकला था जो तानी कुछ ऐसे करके सर तो उसको भी आप लोग बात कर रहे हैं क्या सर, किस वजह से या फिर ये गवर्नमेंट ऑफ अरुणाचल प्रदेश इसका बहुत फुल अटेंशन में है और इसका भी समाधान हो जाएगा, क्योंकि अनएम्प्लॉयड यूथ है, कहीं ना कहीं मिसगाइडेड हो जाता है. 2-3 लोगों को भी फिर वापस लाया है उस तनी लिबरेशन क्या ग्रुप ये है मैंने उससे भी, तो इन लोग का साथ वहाँ तक भी पहुँचेंगे. अगर नहीं मानेंगे तो उसका भी समाधान है, मानेंगे उसका भी समाधान है. आफ्टर ऑल दे आर आवर ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, दे शुड ऑल्सो रियलाइज कि बंदूक का लाइफ जो है बंदूक से ही मरेंगे. तो बंदूक सरेंगे, आप समाज में अच्छा से जिएंगे. जिंदगी को आपको अच्छा से जीना है तो आपको बंदूक सर के सही रास्ता माने सोशल लाइफ में अच्छा से आप इज्जत से जी सकता है. और बंदूक पकड़ के रहेंगे तो आप बंदूक से ही उसका लाइफ अंजाम हुई होगा. तो इसलिए चैलेंजिंग ए गवर्नमेंट, चैलेंजिंग ए नेशंस इट्स नॉट ए इजी थिंग. आपका इश्यूज है, गवर्नमेंट समाधान देंगे. जी. और सर क्योंकि अभी सर आप इतने सालों से वन ऑफ द सीनियर मोस्ट सर पॉलिटिकल लीडर है, और साथ ही में जैसे आपने शुरुआती में कहा था कि आप कहाँ से सड़क ना होते हुए भी आपने जो आपका जो लाइफ का जो जर्नी है, जो आपने स्कूलिंग करके फिर अपंग सर के साथ आपने थोड़ा सा घूमा, पॉलिटिकल फील्ड में आप आए सर. इस तरीके से आप जैसे आप पूरे एकदम लो पूरा नीचे लेवल से अभी आप इतना देखकर आ रहे हैं सर, तो अरुणाचल को सर 20 इयर्स में सर कहाँ देखते हैं सर? अभी देखिए अरुणाचल
2014 से पहले कैसा था, अभी और 2014 से पहले डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर में सब वाक्य आता था जी कि पीसीओ से अपना बेटा बेटी को दूर में जो पढ़ाई कर रहा है उससे बात करने के लिए। जब मोबाइल आया तब भी डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर में ही नेट था, तो वहाँ माँ बाप आके पीसीओ को सर के मोबाइल से कॉल करता था, लेकिन गांव में वापस जाने से नेटवर्क नहीं था। अभी आप घर में लेट के अपना बिस्तर में लेट के दिल्ली में पढ़ने वाला, बॉम्बे में पढ़ने वाला, साउथ इंडिया में पढ़ने वाला कहीं भी अपना बेटा बेटी को बिस्तर में लेट के माँ पिताजी कर सकते हैं। बात कर सकता है। और उस जमाने में सड़क का बहुत बड़ा कनेक्टिविटी प्रॉब्लम था। आज तिब्बत चाइना बॉर्डर तक 2 लेन सड़कें जा रहा है, और अब मेन हमारा असम से जितना कनेक्टिविटी है बेली में, वो कनेक्टिविटी इतना इम्प्रूव हो गया। और साथ में अभी जैसे पेमा खांडू सरकार जो है, एजुकेशन एंड हेल्थ एक बहुत बड़ा टारगेट लेके अभी इसको ये कर रहा है। अभी आप देखिए एवरी डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर में हॉस्पिटल अभी पूरा आरसीसी और जो जितना रिक्वायरमेंट है, आप स्पेशली आप लोंगडिंग में देखिए, कुंसा में देखिए, सांगलांग हो, नामसाई हो, तेजू हो, रोइंग हो, पासीघाट हो, यिंक्योंग हो, बोलेंग हो, ये मेरा पार्लियामेंट कॉन्स्टिट्यूंसी का डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर्स है। जी सारा सब में मेडिकल जो हॉस्पिटल है आरसीसी 2 स्टोरी 3 स्टोरीज अपग्रेड करके, साथ में उसका इंफ्रास्ट्रक्चर का साथ में इक्विपमेंट का साथ जुड़ रहा है। तो अभी इसी साल इसी टेन्योर में हॉस्पिटल जो है डिस्ट्रिक्ट में, आपको डिब्रूगढ़ जाने का, गुवाहाटी जाने का, दिल्ली बॉम्बे जाने का जो प्रॉब्लम है वो डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर्स में ही रिजॉल्व हो। केवल डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर नहीं है, फिर पीएससीज को और फिर अपग्रेड करके वहाँ भी विद एसेसरीज का साथ ये कर रहा है। में कन्वर्ट कर। और साथ में एजुकेशन, अभी हम लोग को पीडी सोना एक अच्छा एजुकेशन मिनिस्टर मिला। आई हैव सीन हिम टूरिंग राइट फ्रॉम लोंगडिंग टू तवांग, एंड नॉट ओनली केवल टूरिंग नहीं, आई हैव सीन हिम हैविंग मीटिंग विद द डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन डिपार्टमेंट, पूरा क्या प्रॉब्लम है, कैसे है। अभी ऐसे करके अभी बहुत से ऐसा स्कूल था नो अटेंडेंस, लेकिन वहाँ 4-5 टीचर है, स्टूडेंट नहीं है, एनरोलमेंट ही नहीं है। तो ऐसा स्कूल्स को, बहुत स्कूल्स को क्लोज डाउन किया। और जहाँ 4-5 स्टूडेंट है, 10-15 स्टूडेंट है, ऐसे स्कूल्स को वहाँ ज्वाइन एक कोलैब कर दिया, कलेक्ट करके टीचर भी अवेलेबल होगा, स्टूडेंट भी वहाँ सफिशिएंट होगा। इस टाइप से एजुकेशन में पॉलिसी लेके, और हायर सेकेंडरी स्कूल में, सेकेंडरी में क्या करना है उस हिसाब से अभी जो कर रहा है। एजुकेशन एंड हेल्थ को इम्प्रूव होने का साथ साथ सिटीजन्स को भी सुविधा होगा। साथ में अभी वाटर कनेक्टिविटी, इलेक्ट्रिकल कनेक्टिविटी, नेट कनेक्टिविटी, सारा सब में अभी शायद अरुणाचल में 1-2 गांव ही होगा। अभी अंजो डिस्ट्रिक्ट को छोड़ के 1-2 ही गांव होगा जहां रोड कनेक्टिविटी नहीं है। अभी उसको भी पेमा खांडू सरकार ने उस गांव में भी, जो जहां पीएमजेएसवाई नहीं जा सकता, उसमें भी कनेक्शन करने का, रूरल कनेक्टिविटी के लिए स्कीम्स अभी खांडू गवर्नमेंट ने इनिशिएट किया है। उसके आधार पे एंटायर अरुणाचल प्रदेश जो है मिनिमम वेल कनेक्टेड होगा। जी तो इसलिए मैं अरुणाचल को देख रहा हूँ, आज जैसे स्पोर्ट्स में है, आईएएस, एपीसीएस में, यूपीएससी में, हमारा अरुणाचल के लड़के आज कोचिंग्स में इतना माने इम्पोर्टेंस माँ पिताजी दे रहा है, स्टूडेंट इतना इम्पोर्टेंस इस चीज़ को दे रहा है। यूपीएससी में अरुणाचल हमेशा फिगर आता है, एपीसीएस में इतना कॉम्पिटिटिव हो गया, और एपीसीएस को भी
सिस्टम को पेमा सरकार ने इतना अच्छा से एस्टेब्लिश किया है कि इसमें अभी पहले पेपर लीकेज और करप्शन जो इशू है, इट हैज़ बीन टोटली रिजॉल्व टिल नाउ। एंड स्टाफ सिलेक्शन बोर्ड से अभी एक ज़माना था एमएलए एग्रीमेंट करता था कि हम आपका बेटा बेटी को नौकरी देगा, आप हमको सपोर्ट करो। आज ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर पेमा खांडू साहब अपना कैंडिडेट को सिलेक्शन नहीं करवा सकता है स्टाफ सिलेक्शन बोर्ड में और एपीसीएस में। इट हैज़ बीन मेड क्लीन। गरीब बेटा है, बेटी है, जिसने नॉलेज को एक्वायर किया वाइल इन द स्कूल्स एंड कॉलेजेस एंड यूनिवर्सिटीज, और राइटफुली ही विल गेट हिज शेयर इन द एपीसीएस एंड स्टाफ सिलेक्शन बोर्ड एंड यूपीएससी। ये एक चेंजेस मैं देख रहा हूँ एमोंग्स द यूथ। एंड आज अरुणाचल में कहीं भी जाता है तो होम स्टे, कहीं भी जाता है तो काइंड ऑफ टूरिस्ट के लिए इतना फोकसिंग है। तो अरुणाचल में हम यूथ को यही अपील करूँगा कि जॉब सीकर का जगह में आप जॉब प्रोवाइडर बनिए। अरुणाचल में हर पेड़ का नीचे में, हर पत्थर का नीचे में, हर पहाड़ में आप टूरिस्ट के लिए आप होम स्टे या जो भी फैसिलिटीज़ है उसको आप डेवलप कीजिए। सारा इंडिया का जितना मैंने अभी कश्मीर खाली हो गया उस पहलगाम का इंसिडेंट का वजह से, अभी दे आर लुकिंग टुवर्ड्स सिक्किम, दे आर लुकिंग टुवर्ड्स नॉर्थ ईस्ट। नॉर्थ ईस्ट में बोलने से अरुणाचल है जी। तो अभी हर गली में आप टूरिस्ट हाट बनाइए, आप होम स्टे बनाइए। आप इतना माने हमारा टूरिस्ट में जो पोटेंशियल्स है, द नेचर हैज गिवन अरुणाचल प्रदेश a lot of things that we can define। यहाँ ऑर्किड है, यहाँ मेडिसिनल प्लांट है, यहाँ रिवर्स है, यहाँ स्नो है, यहाँ ग्रीनरी है, सब कुछ है, एवरीथिंग। एक कहावत है ना, कस्तूरी एक जानवर है, उस जानवर का यही नाभि नीचे में ही उसका गन जो कस्तूरी का जो स्वीट गन जो है रहता है, वो भगता फिरता है। ये स्वीट गन कस्तूरी का गन ये जो है कहाँ है बोल के पहाड़ नदी पार होके घूमता है। लाइकवाइज हमारा यूथ जो है ये देखता है कि हमारा फैसिलिटीज कहाँ होगा, हमारा सुविधा कहाँ होगा, आउटसाइड अरुणाचल में भाग के घूम रहा है जी। तो वेरेस अरुणाचल में लोग भाग के आता है कि दिस इज द गिफ्ट ऑफ गॉड। अभी मैं सेकेंड टाइम जापान गया हूँ। इस बार हम लोग क्योतो में हम लोग जिस रिसोर्ट में बैठा वो टोटली जंगल है, वहाँ पागल है आदमी। द पॉपुलेशन ऑफ क्योतो इज 1,75,000 and I have been told by one of the Japanese citizen from that Kyoto, 1,75,000 populated city में 3 lakhs to 5 lakhs is a tourist। ट्रैफिक इतना रास है, रेलवे स्टेशन इतना रास है, नो जापानीज, ऑल टूरिस्ट फ्रॉम ऑल ओवर द वर्ल्ड वहाँ। और वहाँ मैंने देखा, आई अपलोड इन द फेसबुक ऑल्सो, आई डिस्कवर जीरो इन क्योतो जापान। वहाँ का बम्बू जो आप लोग जीरो में जाके बम्बू ब्रांचेस से लीफ या ब्रांचेस से पेंसिंग बनाता है, बम्बू को कैसे ग्रो करता है, पूरा माने जीरो जैसे ही अपना। और वहाँ टूरिस्ट इतना पसीना बहा के वॉकिंग करके एंजॉय करता है। आप सोचो तो हमारा अरुणाचल का जंगल में आप जहाँ सिंपली रास्ता काट दो, रहने का सुविधा कर दो, टूरिस्ट उसमें पसीना बहा के आएगा, ट्रेकिंग करेगा। बेम्बो गार्डन में ऐसे हमको हंसी आ रहा था, अरे हमारा अरुणाचल जीरो में, अनिनी में, वालोंग में नेचुरली सब कुछ है, मेसुका में सारा सब है। आप उसमें टूरिस्ट लोग पसीना बहा के पानी बुक के फोटो खींच के इतना मैंने एंजॉय कर रहा है। सो मेरा फ्यूचर अरुणाचल को मैं
टूरिज्म में बहुत हमारा डेवलपमेंट होगा और हमारा यूथ शुड एक्सेप्ट द रियलिटी की हम ही कुछ कस्तूरी को भूख रहा है, हम क्यों इस कस्तूरी का घोन को ढूंढने बाहर जाए, उसको रियलाइज करना होगा। टूरिज्म में एंड हाइड्रो पावर पोटेंशियलिटीज में हमारा इतना कैपेसिटीज है 58,000 मेगावाट्स। आज हम अरुणाचल सरकार दिल्ली में जाके पान मांगता है, अगर 58,000 60,000 मेगावाट्स अगर हम कल आने वाला सरकार में हम जनरेट करेंगे, दिल्ली आके ही अरुणाचल सरकार से कहेंगे कि आपका इतना एक्यूमुलेट जो रेवेन्यू है इसको आप इस प्रोजेक्ट में डालिए, उस प्रोजेक्ट में डालिए, ये मांगने के लिए आएगा। आफ्टर 20 years 30 years अरुणाचल सरकार को दिल्ली रिक्वेस्ट करने आएगा कि आपका इतना करोड़ पैसा जो है इस स्कीम में आप इंडस्ट्री में फैक्ट्रीज में आप शेयर लगा दीजिए, इन्वेस्ट कर दीजिए। ये स्थिति है। द रिचेस्ट स्टेट ऑफ इंडिया विल बी अरुणाचल प्रदेश थ्रू टूरिज्म एंड थ्रू हाइड्रो पावर, प्लस वी हैव गॉट flooded with medicinal plants और साथ में हमारा मोर देन 500 ऑर्किड्स नेचुरल हमारा जंगलों में है। इसका ऑर्किड को हम कैसे टूरिस्ट पॉइंट ऑफ व्यू में या इसको एक्सपोर्ट पॉइंट ऑफ व्यू में हम कैसे डेवलप करें। एंड प्लस मैं अपना आदि गालूफ कामती बैग लेके, मेरा आई हैव गॉट लॉट ऑफ जापानीज फ्रेंड्स, हम लोग आपस में जानते हैं, तो इन लोग को मैंने प्रेजेंट किया। दे वर मेड आफ्टर दैट, अरे ये तो हैंडलूम है, क्योंकि अभी जापान में हैंडलूम इज एन लॉस्ट कल्चर। हाथ से बना हुआ वो सिस्टम अभी जापान में नहीं है, दो दे आर वेरी डेवलप टेक्नोलॉजिकली दे आर एडवांस, लेकिन जो नेचुरल जो हैंडलूम प्रोडक्ट को दे वर टचिंग एंड पकड़ के ऐसे हाथ से ही वो दिखा रहा कि अरे ये तो इट्स मेड हैंडमेड है। सो हमारा हैंडलूम एंड हैंडीक्राफ्ट अरुणाचल का फ्यूचर जो है, हमारा अभी स्पेशली यूथ एजुकेटेड जो गर्ल्स है, दे कैन टेक lot of advantage from government of Arunachal Pradesh and from government of India। इसमें हैंडलूम एंड हैंडीक्राफ्ट के लिए गवर्नमेंट का बहुत बड़ा स्कीम्स है। उस स्कीम्स का एडवांटेज लेके केवल अरुणाचल के लोगों को पहनने के लिए नहीं बनाना है, बाहर में हम एक्सपोर्ट करना है। अभी जैसे 2-3 आइटम लेके मैं जापान के लोगों को दिखाया, एंड आई हैव गिवन देम प्रेजेंटेशन। If they are impressed, if we can have this kind of handloom industry को हम आगे बढ़ा के अगर इसको हम साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज में हम जापान का ड्रेस को, किमोनो को हम हैंडलूम में अगर बनाएंगे, दे विल मेक आफ्टर इट। थाईलैंड का ड्रेस को, वियतनाम का ड्रेस को, चाइनीज ड्रेस को, दे आर विथ टेक्नोलॉजी, देयर प्रोडक्शन इज विथ टेक्नोलॉजी। टेक्नोलॉजी से एज ए ह्यूमन बीइंग दे आर फेड अप विथ दिस टेक्नोलॉजी, दे आर लुकिंग फॉर हैंडलूम। तो लाइकवाइज इस टाइप से अरुणाचल में बहुत पोटेंशियल है, तो एक्सप्लोर करना बाकी है। इसलिए मेरा अपील है, मैंने द यूथ ऑफ अरुणाचल प्रदेश, आप जॉब शिकार मत बनिए, आप जॉब प्रोवाइडर बनिए इन द फील्ड ऑफ टूरिज्म, इन द फील्ड ऑफ हैंडलूम एंड हैंडीक्राफ्ट्स में आप मेहनत करो, अभी शुरू करो, स्टार्ट नाउ। सर, और जिससे आपने हाइड्रो पावर का बात किया था, बहुत सारा पोटेंशियल है बोल के सर, लेकिन कहीं ना कहीं ये सवाल होता है कि वो जो हाइड्रो पावर का जितना भी प्रोजेक्ट्स का जो सर करोड़ों में सर आता है सर, फंडिंग्स सर वो दिखाई नहीं देता है करके ऐसा बहुत सारा ऐसा क्वेश्चंस भी रहता है सर। सर तो वो जो अमाउंट है, वो जो पैसा है सर, वो कहाँ जाता है सर, अगर वो सही तरीके से अगर यूटिलाइज नहीं हो रहा है तो? नहीं, सही तरीके से ही यूटिलाइज हो रहा है। अब देखिए, कॉम्पेंसेशन एक इशू है,
that जी, goes जी। direct to the individuals. Affected। अभी जैसे दिबांग मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट का एग्जांपल लीजिए, अनिनी टाउन को ही देखिए अभी कैसे बदल गया। जी। एक हाइड्रो पावर बनने के कारण वहाँ लास्ट टाइम मैं पार्लियामेंट में भी क्वेश्चन पूछा, कितना लोगों को एम्प्लॉयड हो रहा है, कितना लोगों को वहाँ ये दे रहा है। हम लोग बाहर से देखने से यहाँ कोई लोकल लोगों को बेनिफिशियरीज नहीं है ऐसे देख रहा है। लेकिन आई हैव बीन गिवन हंड्रेड्स ऑफ लीज, वहाँ लोकल फार्म से बहुत लोग काम कर रहा है। जो मेजर्स है टेक्निकल एक्सपर्ट्स, टेक्निकल जो काम है वो तो मेजर्स बाहर का लोग ही करेंगे। लेकिन अब भी मैंने आई हैव बीन गिवन बाय एनएसपीसी कि वहाँ 2-3 फार्म है आपका मेजर जो है आपका ये 2-3 कंपनीज है। इन लोगों ने भी मुझे दिया है कि इतना फार्म मैंने वहाँ काम कर रहा है, 10 लाख का, 20 लाख का, 50-60 lakhs एंड इवन करोड़ का भी वहाँ इन लोग काम कर रहा है। जो लोकल आदमी जो काम कर सकता है वो पूरा वहाँ प्लेंटी एकदम सफिशिएंट काम कर रहा है। तो मैंने पूछा कि बाहर नॉन लोकल बाहर का लोग भी कर रहा है क्या? नहीं, हम लोग नॉन लोकल को एंटरटेन नहीं कर रहा है। यहाँ का लोअर दिबांग वैली का ही जो लोकल आदमी काम कर सकता है करोड़ों में काम कर रहा है। तो हम लोग देखने में ऐसे पता लगता है कि कुछ हो ही नहीं रहा है। कॉम्पेंसेशन गोज टू द इंडिविजुअल्स, बट वहाँ अभी लोकल फार्म इतना डेवलप हो रहा है। आई हैव बीन गिवन द लिस्ट। तो वहाँ जो हाइड्रो पावर में काम कर रहा है वो तो झंडा लेके नहीं बताएगा ना जी, मेरा काम चल रहा हाँ है। मेरा काम चल रहा है। लेकिन वहाँ से एनएसपीसी से मैंने इंक्वायरी किया, पार्लियामेंट में क्वेश्चन दिया एंड हाइड्रो पावर ये मिनिस्टर पावर ने भी इन लोग का रिप्लाई को मुझे पूरा बंडल्स में दे दिया। तो उसको मैंने पता चला कि वहाँ लोकल एंटरप्रेन्योर जो है दे आर टोटली एंगेज। पत्थर देने वाला, गिट्टी बालू देने वाला, ब्रिज बनाने वाला, ये हाउस बनाने वाला, पूरा करोड़ों में इन लोग काम कर रहा है। तो इसलिए इसका बेनिफिट होगा। साथ में मैं लास्ट टाइम भी कहा था कि इतना हाइड्रो पावर 2808 मेगावाट्स बनने में हजारों पॉपुलेशन वहाँ होगा। तो हम लोअर दिबांग वैली का यूथ को मैं पहले भी बोला, पब्लिक में भी, भाषण में भी मैंने कहा, नाउ दे शुड कल्टिवेट वेजिटेबल्स। वहाँ जो लेबर ऑफिसर काम कर रहा है ना, कंपनीज एलएनटी है, ये और दूसरा एक और कंपनी है, इन लोग काम करने वाला जो है दे आर मशीन खाना नहीं कहेगा ना, उसको मीट चाहिए, मछली चाहिए, सब्जी चाहिए, मिर्च नमक चाहिए। अभी ट्रक का ट्रक असम से ही आ रहा है। Why our youth of Lower Dibang Valley, ईडू एंड आदि है उधर, we have got sufficient land। आप मिर्चा का बागान कीजिए ना, जिंजर का तो है। आप वहाँ वेजिटेबल्स जो बाहर से आ रहा है उसको आप अपना लोअर दिबांग वैली में कल्टीवेट कीजिए। हैव ए कॉन्टेक्ट विद द कंपनीज। आप ट्रक का ट्रक वहाँ सप्लाई दीजिए, आप मुर्गी सप्लाई दीजिए, मछली सप्लाई दीजिए, आप जो मीट इन को चाहिए आप सप्लाई दीजिए। वाई दे शुड बी ब्रॉड फ्रॉम असम? आई एम नॉट अगेंस्ट असम, लेकिन जो लोकल यूथ कर सकता है आराम से वहाँ करोड़पति बनेंगे। विदाउट डूइंग वर्क्स ऑन द प्रोजेक्ट साइट, यू कैन बी ए वेजिटेबल सप्लायर, यू कैन बी ए मीट सप्लायर। आप मीट को सॉरी अंडा भी सप्लाई कीजिए ना, वहाँ हजारों स्टाफ है। एक दिन में एक अंडा खिलाने में 1000 अंडा आपको सप्लाई करेंगे तो महीना में कितना सप्लाई करेंगे? सो मेरा यूथ से अपील है कि आप इस टाइप से इनोवेटिव लेके अगर करेंगे तो आप जरूर, क्यों बेनिफिट नहीं मिलेगा, मिलेगा।
और सर क्योंकि आप अभी हमारे लोकसभा के सांसद हैं सर, सर जो एमपी जो लेड फंड है सर, सर वो उसको कहाँ सर यूटिलाइज करते हैं सर? क्योंकि जैसे अभी हम बात कर ही रहे हैं कि जो बेनिफिट मिलता है वो तो बताएगा नहीं आगे आके, तो और कहाँ काम हो रहा है वो तो सर हमेशा दिखना ही है करके नहीं है। अभी के समय में सर थोड़ा सा पब्लिसिटी होता है, बट स्टिल बहुत ऐसा काम है या फिर बहुत सारा ऐसा फील है जहाँ पे काम तो होता है लेकिन दिखता नहीं। वैसे ही सर जो आपका जो सर एमपी लेड फंड है सर, उसको किस तरीके से सर यूटिलाइज होता है वो थोड़ा सा अभी विस्तार करें अभी सर। आप देखिए, आप पब्लिक में जाएंगे तो हम लोग तो एमपी से बेनिफिट मिलता ही नहीं है। दैट इज़ द राइट मैंने आंसर। हमारा यहाँ ऑलमोस्ट 5 lakhs वोटर्स हैं। 5 lakhs वोटर्स में हमको मिलता है 5 करोड़। 5 करोड़ में से भी 20 लाख जो है दिल्ली में ही कट जाता है। यहाँ इन लोग डिपार्टमेंटली उसको यहाँ दे देता है। हमको एक्चुअल एक एमपी को 4 करोड़ 80 lakhs ही मिलता है। 4 करोड़ 80 lakhs डिवाइडेड बाय 27 MLAs, आप कैलकुलेट करके देखो, वो 16-17 lakhs ही एक असेंबली सेगमेंट में जाता है। 16-17 lakhs को आप एक असेंबली में, सपोज वी आर इन नामसाई, नामसाई में हमको 16 lakhs ही देना माने पड़ता है। तो यहाँ 1 लाख तो हम बात नहीं सकता है, जी वो विजिबल कोई प्रोजेक्ट नहीं होगा। मिनिमम 10 लाख 20 लाख। तो इसलिए एमपी लेपान जो है स्पेशली हमारा कार्यकर्ता को या स्कीम्स का अगेंस्ट में देता है तो 4 लाख 5 लाख ऐसे करके मैं बताता हूँ। जैसे स्कूल रिनोवेशंस का है, और कहीं कल्वर्ट बनाना है, कहीं स्कूल क्लासरूम एक्सटेंशन करना है, कहीं मैंने मेडिकल कुछ एक्सटेंशन करना है। इस टाइप से मैं आज तक मैं बढ़ते जा रहा हूँ। एंड लास्ट इलेक्शन में पब्लिक से बहुत क्रिटिसाइज आया कि एमपी लेपान हम लोग को नहीं मिला। मैंने पूरा मेरा 5 years टेन्योर में कहाँ कहाँ मैंने स्कीम दिया, पूरा, ये तो ब्लैक एंड वाइट है। जी आप पूरा कहाँ कहाँ गया तो इन लोग ही आपस में बोलता है, अरे मिलने वाला तो हम लोग को बताया नहीं है, एमपी जी साहब तो हमारा कॉन्स्टिट्यूंसी में ये दिया ये दिया ये दिया। पूरा लिस्ट रिकॉर्ड को मैं डिस्ट्रिक्ट वाइज लास्ट इलेक्शन में मैंने दे दिया। सर्कुलर दे दिया। इट हैज़ बीन मेड पब्लिक। अभी भी इस साल शुरू होगा, इसमें भी पूरा ब्लैक एंड वाइट कहाँ मैंने कोई भी इसको देख सकता है। तो इसलिए इसको प्रिफरेबली मैं जहाँ स्कूल्स में, मेडिकल्स में, या कहीं गांव में जाने के लिए एक कॉलबर्ट चाहिए, मैंने इन पब्लिक नीड, इसको मैं प्रिफर करता हूँ कि क्योंकि 4 करोड़ 80 lakhs कोई इतना बड़ा ऐसे पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूंसी में विजिबिलिटी एक बहुत बड़ा स्ट्रक्चर आप नहीं बना सकता। जी तो इसमें ऐसे करके साथ में ऑनरेबल सीएम जब हम लोग को एसआईडीएफ में तीनों एमपी को आप लोग भी पुश करो, उस हिसाब से ये करता है। तो एमपी इसलिए पार्लियामेंट में हम लोग सब अभी बोलना शुरू हो गया, एमपी लेपान को इंक्रीज करो या तो इसको टोटली माइनस कर दो। एक लीडर के लिए, एक एमपी के लिए 27 असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी है, ईस्टर्न पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूंसी, इसमें 4 करोड़ 80 लाख आप सोचो कैसे आप उसमें विजिबिलिटी एक बहुत बड़ा काम कर दिखाने के सकता है, लिए। वो संभव नहीं है। जी तो इसलिए मैंने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से हम लोग सब एमपीज बोल रहा है, या तो टोटली इसको पहले जैसे टोटल माइनस करो, या देयर तो शुड नॉट बी एनी एमपी लेपान, या तो इसको 20-30 करोड़ बढ़ा दो ताकि एमपी अपना जगह में सही मायने में काम कर सकता है। सर ये तो आप बता ही रहे कि जैसे आपने ट्रांसपेरेंसी के लिए आपने लिस्ट बना के सबको सर्कुलेट कर दिया है। सर फिर भी आपसे हम जानना चाहेंगे सर कि ये जो मेजर कुछ जो काम हुआ है सर, जिसके कारण से लोगों को, पब्लिक को, या फिर जैसे आपने स्कूल का भी बहुत जिक्र किया है सर, जहाँ पे बहुत
ऐसे नॉट फाइनेंशियली या फिर नॉट उस हिसाब से, लेकिन सर लोगों को फ़ायदेमंद किस तरीके से हुआ है सर, ऐसा कुछ प्रोजेक्ट आप मेंशन करना अभी चाहेंगे? मैं देखिए तिराप सांगलांग में कुछ भी नहीं दिया बोला, तो मैंने एमपी लैब पान का तो लीज करके दिया। अगर आप ये प्रश्न पूछेगा बोलने से मैं उस लीज को मंगा के अभी मैं मेरा मोबाइल में आपको बता मेजर्स मेजर इश्यूज वाला। क्या है। अभी आप देखिए एमपी लैब पान से आप मेजर्स नहीं कर सकते, इसलिए ऑनरेबल एमएलए से भी ऑनरेबल मिनिस्टर से भी मेरा ये रिक्वेस्ट है कि वी शुड नो हाउ टू गेट द सेंट्रल स्कीम्स। लास्ट टाइम लोंगडिंग में ऑलमोस्ट 20 करोड़ एबव का एक रास्ता मैंने बना दिया, तो पब्लिक को पता ही नहीं है वो आपसे सीआरएफ से। और यही सांगलांग पुसुम किमुन साहब अभी दुनिया में नहीं है, उसका यहाँ भी ऑलमोस्ट 30 करोड़ का सड़क बना दिया मैंने। और ये जो ये नामसाई से ये जाता है ना रास्ता आपका दायुन, जी जो रास्ता पियोंग पियोंग जाता है, सर, वो तो बहुत चर्चा में ही रहता है और सर बहुत समय से वो ऐसा बहुत लॉन्ग पेंडिंग वाला सर वो प्रोजेक्ट है करके बहुत सारा लेकिन अभी complaints रास्ता तो बन रहा है ना। सर बहुत ये समय ये जिंगनू नामसुम ऑनरेबल एमएलए ने रिकमेंड करवाया, उसको हमने सैंक्शन करवाया 30 कितना करोड़ का, 34 करोड़ ना कितना ये है। और साथ में दासांगलू पुल का उधर भी आपका नो रोड्स ब्रिज से वो बनाया। और साथ में मुचुमिटी का उधर भी 10 करोड़ का होरू पहाड़ जगह में मैं खुद विजिट भी किया, गेकू मारियांग में। ऐसे करके मेजर मेजर रोड भी और मेजर मेजर ब्रिज भी हमारा इनिशिएटिव से अभी आप का ही नामसाई के मैं बोल रहा हूँ, ये जो सर्कस हाउस टू जयपुर जाने वाला जो ब्रोकन ब्रिज है, वो अभी वो ब्रिज भी हम सेतु बंधन से सैंक्शन करवाया, ये अभी कंस्ट्रक्शन शुरू होगा। जी अभी शायद टेंडर भी हो गया होगा। ऐसे माने ऐसे मेजर मेजर जगह में मेरा रुक्सिन में भी एडीसी नया एजीडीसी कॉम्प्लेक्स रिवर उधर भी 8 करोड़ का sanction। सैंक्शन वो करवाया। इस टाइप से बहुत जगह में जी अभी ओजिंग तसिंग का जगह में सियांग ब्रिज का ऊपर में एक हम लोगों ने सेतु बंधन से सैंक्शन करवाया। तो इसमें मेरा कहना यह है कि एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट का ड्यूटी है, आप यहाँ से स्कीम इनिशिएट कीजिए, दिल्ली से सैंक्शन करवाना एमपी का बहुत बड़ा रोल है। तो ऐसे करके बहुत डिस्ट्रिक्ट्स में हम लोग सैंक्शन करवा सकता है। तो आने वाला इस टेन्योर में ऑनरेबल सब एमएलएस को भी मेरा रिक्वेस्ट है कि आप यहाँ से आप स्कीम इनिशिएट कीजिए। दिल्ली में मिनिस्टर का हाथ जोड़ना, पाँव पकड़ना, गाली देना, ये एमपीज का काम है। वो आपसे एंड मैं इसमें एक फ्रेंकली कहना चाहूँगा, आई हैव एक्सप्रेस इन आवर पार्टी मीटिंग्स ऑल्सो कि एमपीज को यूटिलिटी में नहीं लाता है। मिनिस्टर क्यों दिल्ली जाएगा? नाउ सीएम वो व्हाट्सएप करता है, ऑनरेबल सीएम पेमा खांडू, गाँव साहब इस मिनिस्ट्री में ये कागज़ है, वो कागज़ को लेके मैं जाता हूँ। डीसीएम साहब एंड अरुणाचल में आई कैन काउंट डीसीएम एंड सीएम बोथ दे नोज हाउ टू यूज द एमपीज। तो बाकी ऑनरेबल एमएलए मिनिस्टर्स को भी मैं ये कहूँगा कि आप यहाँ स्कीम, आपका कॉन्स्टिट्यूंसी का स्कीम आप प्रिपेयर कीजिए, स्टेट में लाइए, दिल्ली में बेच के किरेन को यूज़ कीजिए, नाबम रिबिया को यूज़ कीजिए, तापरगांव को यूज़ कीजिए। जी तो हम लोग किस काम के लिए हैं? जी उसी तो के लिए आप लोग थोड़ा सा कम्युनिकेशन गैप है। तो इसलिए मैं आपका माध्यम से अरुणाचल टुडे जी का ये पॉडकास्ट का माध्यम से मैंने नॉट ओनली एमएलए मिनिस्टर्स, जिला परिषद भी इसको कर सकता है या कोई भी युवा भी कर सकता है इसको। आप अपना जगह में स्कीम बनाइए, आप स्टेट में लाइए, दिल्ली भेज दीजिए, तो आप एमपी को आप एंगेज कीजिए। जी तो
एक चीज़ और मैं यहाँ एक चीज़ बताना चाहूँगा, वाजपेयी का समय से लेके आज तक it has been carried forward by UPA government also and Modi also. The major ministry का सपोज एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री में 1 लाख करोड़ है, उसमें से 10% जो है नॉर्थ ईस्ट में इन्वेस्ट करना है. इट इज मैंडेटरी 10%. 1 लाख का 10% कितना होगा? 10 मतलब 100 करोड़ नॉर्थ ईस्ट में इन्वेस्ट करना है. अगर इन्वेस्ट 100 करोड़ को इन्वेस्ट नहीं होता है नॉर्थ ईस्ट 8 स्टेट में, वो नॉन लेफ्सेबल डोनर मिनिस्ट्री में जाता है. 100 में से अगर 10 करोड़ बचा, 20 करोड़ बचा, इट गोज टू डोनर मिनिस्ट्री, दैट इज नॉन लेफ्सेबल. और वो हमारा ही लॉस है। वो हमारा नहीं, उसको फिर डोनर से एनईसी होके फिर आ जाता है. दैट इज मैंडेटरी. बियॉन्ड दैट भी आप, दिल्ली नहीं बोलता है कि आपका 10% हो गया और नहीं देगा, नहीं बोल रहा है. दैट इज मैंडेटरी 10%. बियॉन्ड दैट फिर अगेन आप 200-300 करोड़ भी आप ले सकता है. अपने ऊपर में ही है कैसे. तो entire north east states are not availing that chance. इवन 10% को भी हम लोग यूटिलिटी में नहीं ला रहा है. असम दे आर डूइंग, असम में एंड मिजोरम में दे आर टेकिंग द एडवांटेज. तब क्लियर ये मैसेज है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का 30-40 मिनिस्ट्री से 10% नॉर्थ ईस्ट ईस्टर्न में बजटरी प्रोविजन का 10% इज मैंडेटरी फॉर नॉर्थ ईस्ट. बियॉन्ड 10% और आप जितना ले सकता है लेना चाहिए. डोनर मिनिस्ट्री में हम लोग नॉर्थ ईस्ट एमपीज बैठ के मीटिंग लेता है, तो वी आर नॉट अवेलिंग दैट चांस. इसलिए मैं अपना ऑनरेबल सीएम से भी ये बहुत बार डिस्कस हुआ इस चीज़ को. ऑनरेबल सीएम इज अवार्ड ऑफ इट एंड द रेस्ट अदर नॉर्थ ईस्ट स्टेट से भी गवर्नमेंट को भी मैं आपका अरुणाचल टुडे का माध्यम से मैं इस चीज़ को कहना चाहूँगा कि we should be very particular about the budgetary provisions. 10% में हम लोग क्यों बेचता है? जी, उसके बियॉन्ड 10% हम जब लोग हम को लोग कर लेना सकते चाहिए. हैं। तो उसके लिए हमको स्कीम बना के हमको बेचना है. एंड मेजर इशू इज नॉन यूटिलाइजेशन सर्टिफिकेट. यूटिलाइजेशन सर्टिफिकेट नॉर्थ ईस्टर्न रीजन से नहीं दे पा रहा है. ये भी हमारा एक बहुत बड़ा बोतलनेक है. आप जितना यूटिलाइजेशन सर्टिफिकेट देगा इतना करोड़ों में ये आएगा. अभी जैसे वन एग्जांपल, हेल्थ मिनिस्टर बिहार वागे सीएम साहब, हम हेल्थ मिनिस्टर जेपी नड्डा साहब को मिला. अरे आप 1000 करोड़ ले लो ना, लेकिन आप इस स्कीम का 2-3 स्कीम का इसका यूटिलाइजेशन आप तुरंत दे दो, आपको 300-400 करोड़ हम रिलीज कर देंगे. तो ऑनरेबल मिनिस्टर बिहार वागे साहब ने उसका यूटिलाइजेशन सर्टिफिकेट दिया. आई थिंक 300 करोड़ हेल्थ सेक्टर में दे दिया. उसका फिर यूटिलाइजेशन सर्टिफिकेट यूटिलाइज करके देंगे, अनदर 300-400 करोड़ देंगे. सो दिस इज ए टेक्निक जिस चीज़ को हम लोग यूटिलाइज नहीं कर रहा है. तो इसलिए नॉट ओनली अरुणाचल स्टेट गवर्नमेंट, रेस्ट ऑफ द नॉर्थ ईस्ट स्टेट से मेरा यही रिक्वेस्ट है कि नॉर्थ ईस्ट एमपीज का साथ वहाँ का मिनिस्ट्री मीटिंग लेता है, दिखाता है आपका यूटिलाइजेशन सर्टिफिकेट नहीं आया, आप पान ले जाओ, इस बोतल नेक को क्लियर करो. तो अरुणाचल में बियॉन्ड 10% आप 50-60% भी ले सकता है. इट डिपेंड ऑन हाउ we utilize our fund in the states. सर, और अभी हमारे जो पॉडकास्ट है वो अंत नहीं करने से पहले सर और 2 सवाल ही रहेगा सर. क्योंकि अभी तो आप एज ए पॉलिटिशियन ही आपको जानते हैं, एज ए तापिरगांव करके आपको जानते हैं सर. इसके अलावा पॉलिटिकल करियर या फिर पॉलिटिकली जो भी है, इसको छोड़ के सर फाइनेंशियली आप स्टेबल या फिर
फाइनेंशियली सर एस्टेब्लिश आप कैसे हैं सर, पॉलिटिकल उसको छोड़ के? देखिए, इसमें से मैं सबसे गरीब में हम हो गए, क्योंकि पॉलिटिकल लाइफ को मैं करियर नहीं बनाया। पॉलिटिकल लाइफ को मैंने अपॉर्चुनिटी लिया कि व्हेन सो लॉन्ग आई एम मेंबर ऑफ पार्लियामेंट आई शुड बी विद द पब्लिक। पॉलिटिकल ये करियर खत्म होने के बाद मैं तो खेती बाड़ी में ही बैठेंगे कि मैं, आप कहीं भी नहीं देखा होगा तपरगांव का कोई फार्म है, ये रास्ता बना रहा है, ये बिल्डिंग बना रहा है। मैं कभी इस लाइफ में आज तक नहीं है। हैंड टू माउथ पब्लिक को जो सहायता देना है, केस मनी तो देता नहीं है। स्कीम्स है, सीएम साहब से हाथ जुड़ के स्कीम दिला देता हूँ, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से करता हूँ। तो इसमें गरीब में से तपरगांव ही नंबर 1 होगा क्योंकि मेरा कोई बिजनेस नहीं है। मेरा लाइफ को आप देखिए, मैं कोई कहीं हाई फाई लाइफ में नहीं जीता हूँ, जस्ट सिंपल। और मैं महसूस करता हूँ एज ए मेंबर ऑफ पार्लियामेंट रहते समय भी मैं सिंपलिसिटी लाइफ में जीना है। ऐसा ना हो कि मैं कल एमपी नहीं रहेगा। सोशल लाइफ में रहने से भी ये तो पहले से ऐसा था। जो आप भी मुझे देख रहा है, सिंपल वे में देखना चाहिए, सिंपल लाइफ में ज़िंदगी जीना चाहिए। और एमपी और पॉलिटिकल लाइफ से हट के रहने से भी वही ज़िंदगी हमको जीना है। तो दैट इज़ द वे ऑफ माई लाइफ। सर जैसे अभी आपने बताया कि आप बहुत सिंपल लाइफ जीते हैं, और साथ ही में सर जैसे एमपी जब तक है तब भी तक है, उसके बाद में क्या हुआ सर? और एक बात है जो आप काफ़ी सर कह सकते हैं, आप हमें एज ए देखा जाएगा तो वो कहीं ना कहीं बहुत पॉजिटिव कहे या फिर बहुत कामनेस या पेशेंस। सर आप बहुत ही सोशली सर बहुत एक्टिव भी रहते हैं सर, और इनफैक्ट सोशली भी सोशल मीडिया में भी सर काफ़ी सर मीम्स आपका आता है सर। सर उसको आप कैसे हैंडल करते हैं? क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे हाइपर हो जाते हैं या फिर कुछ अनाप शनाप बोल देते हैं सर, उसको भी थोड़ा सा आप कैसे हैंडल करते हैं? देखिए, ये मैं पूरी धर्मस्थान का मैं कोई पुजारी नहीं हूँ। जी ये पॉलिटिकल लाइफ, पॉलिटिकल लीडर, हर कोई कुछ भी बोल सकता है। इसको मैं वेलकम करता हूँ। एंड पॉलिटिकल लाइफ में अगर आपका कोई निगेटिविटी नहीं है, उसका मतलब आप पॉलिटिकल लीडर नहीं है। जी कोई भी आप देखिए, ये फेसबुक में मैं कुछ इशू अपलोड कर देता हूँ, उधर मैं कभी देखता नहीं हूँ कौन क्या बोलता है। मेरा ड्यूटी है फेसबुक में अपलोड करो, पीछे में तापरगांव का ऊपर में जितना भी बोलता है वो बोलने वालों को बोलते रहने दो। आई डोंट हैव एनी रिएक्शन। वो अपना व्यू दे रहा है, उसको मैं लाइन वाइज पढ़ के अरे कौन कैसे ऐसे लिख रहा है, मेरा उस लाइफ में नहीं है। मेरा जिंदगी में ट्रूथ ऑफ माई लाइफ इज, दुनिया जो जितना भी बोलो आई नेवर माइंड इट। इन को मैं दया आता हूँ आपके लिए फिर समय उन लोग निकाल के हाँ, मेरे post कर रहे लिए हैं, comment कर रहे हैं। मेरा खिलाफ में लिखने का इन समय निकला, लेकिन मैं देखता नहीं हूँ, मैं उसको मेरा दिमाग में लेता नहीं हूँ। इसलिए पॉलिटिकल लीडर के लिए जितना भी क्रिटिक्स है उसको आप दिल में कभी नहीं लेना है। अगर दिल में लेंगे आप सोशल लाइफ में जी नहीं सकते। दुनिया कुछ भी बोलो, लेकिन हम अपना क्या काम करना है वो हमको जानना चाहिए। And I should not be struck by someone's comment. I should not be hurt by someone's critics. इसलिए मेरा लाइफ एकदम सीधा साधा। दुनिया कुछ भी बोलो, तापरगांव को बेफिक्र है। तापरगांव को क्या करना है, भाषण में क्या बोलना है, पब्लिक सेवा में हमको क्या करना है, कहाँ तकलीफ हो रहा है उसको। जैसे अभी समर सीजन है, ब्रिज संगलंका टूट गया, उसके लिए चीफ इंजीनियर से मेरा बात हुआ, अपना यहाँ का हाईवे का चीफ इंजीनियर से बात हुआ। परशुराम कुंड में इरोजन हो रहा है, उसके लिए अंजो में वो रास्ता ब्लॉक है, उसके लिए एनएसआई डीसीएल से हम कॉल करके ईडी से बात करना। ओ दैट इज माय ड्यूटी। अरे दुनिया क्या बोल रहा है उसको हम फिक्र करके रखेंगे तो लाइफ में आप नहीं जी पाएंगे। राजनीति का ना काम कर सकेगा और समाज में आप जी सकेगा। इसलिए दुनिया जितना भी बोलो बोलने दो,
बेफिक्र आप अपना रास्ता नापो। जी मेरा रास्ता है समाज सेवा करना, मेरा रास्ता है पब्लिक जहाँ तकलीफ है वहाँ देखभाल करना। कौन क्या बोल रहा है मीडिया में, कौन क्या बोल रहा है प्रेस में, किसने क्या बोला, इसलिए मैं मेरा ये सोशल लाइफ में ये गाँव साहब आप आपको ना इन्होंने कुछ ऐसे बोला, बस तुम उसका एजेंट क्यों बनना चाहता जी है? डोंट टेल मी। अगर हमसे गलती हुआ वो आके हमको खुद बोलेंगे। मैं बैक बाइट आई डोंट एंटरटेन। आई वाज स्टेट प्रेसिडेंट फॉर 4 years। तो स्टेट चलाने के लिए कोई ना कोई आके बोलता है सर आपको ऐसे वो बोला, बस इतना में रखो। अगर हमसे गलती हुआ वो आके हमको बोलेंगे। डोंट बी मैसेंजर मीडिएटर। फॉर हिम। ऐसे करके मैं एंटरटेन नहीं करता। जी जी शुगलाबाजी, क्रिटिक्स, दुनिया कुछ भी बोलो, हमको क्या करना है? वी हैव शॉर्ट स्पैन ऑफ लाइफ। पॉलिटिकल करियर भी हम लोग कितना करेंगे? अभी महसूस कर रहा है मेरा उम्र हो गया। तो जब भगवान ने ये ब्लेसिंग दिया, पब्लिक ने साथ दिया, इस समय हमको क्रिटिसिज्म्स को क्लियर करने के लिए जाना है या हमको पब्लिक सेवा में जाना है? हमको अच्छा बात समाज में बोलना है या पीछे में बोगने वाला का मैं जवाब दे दूं? मैं इसलिए कहीं भी मेरा भाषण में आई नेवर क्रिटिसाइज any political party. I never criticize any individuals. I never call any individuals. तुमने क्यों ऐसे बोला? मैं कभी नहीं बोलता हूँ. It is his duty. जब ये मैं करता हूँ तो हमको कुछ क्रिटिक्स करने वाला है उसका दिल ही और ब्रश हो जाता है। अरे तब फिर को हम इतना क्रिटिक्स किया, इतना खराब बोला, फिर भी वो हमको नो रिएक्शन, वो हमको हाथ मिलाता है, वो हमको जब भी बेचता है साथ में खाता है पीता है। तो इट इज हिज ड्यूटी, इट इज हर ड्यूटी। मेरा ड्यूटी है सबको अच्छा करना। तो दिस इज माय पार्ट ऑफ लाइफ, वे ऑफ लाइफ। तो कह सकते हैं कि काफ़ी एकदम सिंपल से, काफ़ी पेशेंस से, कामली, जो लोग बोल रहे हैं, लोगों का काम ही है बोलना। हाँ। तो उसी को आप सर फॉलो कर रहे हैं। सर एंड में सर हम ये आपसे जानना चाहेंगे, क्योंकि शुरुआत से ही हम यही, इनफैक्ट आपका तो इमेज ही सर ऐसा बैठ गया कि यू आर द MP ऑफ अरुणाचल सर। तो क्योंकि बहुत जो युवा है, जो यूथ से आगे आने वाले समय में पॉलिटिकल फील्ड में सर आना चाहेंगे सर, तो आपके एक्सपीरियंस के हिसाब से या फिर जो आप देखते आए हैं, क्योंकि आप एक सीनियर पॉलिटिशियन है सर, उनके लिए एडवाइस सर लास्टली। मेरा युवाओं से और आने वाला पीढ़ी से मेरा एक ही चीज़ कहना है, पॉलिटिकल लीडर बनना, इसको आप वे ऑफ लाइफ मत बनाइए। पॉलिटिकल लाइफ को आप सेवा का एक लाइफ बनाइए। दैट मीन्स आप समाज में सेवा करते रहिए। आप युवा है, आप युवा नेता होने के कारण आप समाज में क्या बदलाव लाना है। जैसे आज का दिन में ड्रग्स और ये जो कहानी है ड्रग्स है, इसका ऊपर में आप काम कीजिए। हैव ए इम्पैक्ट ऑन द सोसाइटी। सोसाइटी आपको खुद ढूंढेंगे, नहीं इसको ही ग्राम मेंबर बनाना है, इसको ही जिला बनाना है, इसको ही MLA बनाना है। हम MLA बनेगा बोल के झंडा लेके समाज में मत उतरिए। हम भी MP बनेगा बोल के झंडा लेके मत उतरिए। समाज में आप जहाँ, एग्जाम्पल मैंने बोला कि ड्रग्स मैनेक्स के लिए आप सेवा कीजिए, गांव-गांव में जाइए। और एजुकेशन में रिवॉल्यूशंस लाने के लिए, एजुकेशन में रिवॉल्यूशंस मीन्स बच्चों को कैसे, हाउ टू इम्प्रेस द स्टूडेंट टू स्टडी हार्ड। ये जमाना है सिपाही से कोई नौकरी नहीं मिलेगा, ये टैलेंट का जमाना है। पेमा खांडू सरकार अरुणाचल प्रदेश में UPSC के लिए, आप APCS के लिए, एनी काइंड ऑफ स्टाफ सिलेक्शन बोर्ड का एग्जाम के लिए आप युवाओं को आप मोबिलाइज कीजिए, इन लोग को आप एनकरेजमेंट दीजिए, एजुकेशन को इम्पोर्टेंट दीजिए। और हेल्थ में आप सोशल एक्टिविटीज़ आप कार्य कीजिए। कोई ये बीमार एपिडेमिक्स आया, उसके लिए आप कम्युनिकेट द मेडिकल डिपार्टमेंट एंड द विक्टिम्स, उसमें आप सेवा कीजिए। तो इस टाइप से
राजनीति को राजनेता बनना एक लाइफ का जरिया मत बनाइए। आप सोशल सर्विस, सोशल एक्टिविटीज़ करते करते, समाज सेवा करते करते आपको समाज को ढूंढने दीजिए। नो, ही इज़ द राइट पर्सन टू बिकम MLA। यस, ही इज़ द राइट पर्सन टू बिकम मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। ही इज़ द राइट पर्सन टू बिकम जिला परिषद। हमारा गांव का फायर एक्सीडेंट में भी वो 2 दिन यहाँ कैंप लगा के काम किया। फ्लड का समय में भी वो आके हम लोग को यहाँ रेशन पानी में मदद किया, इवन खाना बनाने में, पानी सप्लाई करने में साथ दिया। सो यू मस्ट बी एन सोशल एक्टिविस्ट अगर राजनीति में आना चाहता है जी तो आइडियोलॉजी पढ़ा के आप राजनेता मत बनिए। जी आइडियोलॉजी प्रिंसिपल होना जरूरी है, लेकिन उस प्रिंसिपल को दिल में रखते हुए काम if you can touch as a doctor, if you can touch a patient by your hand, तो आप कैसे अच्छा डॉक्टर बनेगा। जी पेशेंट को चाहिए उसका बदन जहाँ दर्द है वहाँ ताश कीजिए। पेट में दर्द है डॉक्टर का हाथ लगाइए, पाँव में दर्द है वहाँ डॉक्टर हाथ लगाइए, देन सारा पेशेंट जाएंगे इज द राइट डॉक्टर। क्योंकि ह्यूमन बीइंग को साइकोलॉजिकल ट्रीटमेंट से ही दिल जीत सकता है। जी ह्यूमन बीइंग को टेलीफोन से इलाज नहीं कर सकता, जी मोबाइल से इलाज नहीं कर सकता है। प्रैक्टिकली वन भी शुड बी देखना पड़ेगा। प्रैक्टिकली ऑन द ग्राउंड, तब जाके आपको पब्लिक को नेतागिरी आपको बनाने दो। आप पब्लिक का सामने में नेतागिरी बनने के लिए मत जाइए। जी 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 वही मेरा प्रिंसिपल है। जी सर, लास्टली आप पब्लिक से कुछ कहना चाहेंगे क्या सर? क्योंकि अभी हमारा ये जो पॉडकास्ट प्रोग्राम है सर, ये नई शुरुआत हुआ है सर, और आज आप हमारे गेस्ट हैं सर। हाँ, मैं अरुणाचल पब्लिक से ये यही मैसेज है कि पॉलिटिकल लाइफ में, सोशल लाइफ में पब्लिक का एजुकेशन होना ज़रूरी है। और एजुकेशन होने के लिए पढ़ाई लिखाई होना ज़रूरी नहीं है। समाज में हम कैसे बदलाव लाए, समाज में क्लीनलीनेस, समाज में हम बच्चों को कैसे आगे पढ़ाएं, और समाज में हम कैसे इस लाइफ स्पान में हम एक अच्छा इंसान बन के जिए, ये सब हम महसूस करके जिएंगे तो अरुणाचल प्रदेश और देश विकसित भारत बनेंगे। जी और अरुणाचल टुडे को भी मैं यही कहूँगा कि मीडिया एक हार्ड लाइफ है। नॉट ओनली अरुणाचल टुडे, जितना अरुणाचल का जितना मीडिया पैटर्निटी है, उससे भी मेरा यही कहूँगा कि पॉजिटिविटी के लिए हम मीडिया को आगे ले जाए। क्योंकि ये ना हो कि ये राजनीति आपस में ये लड़ाई है, ये फाइट है, वो है, ये नहीं करके समाज में थ्रो मीडिया एक मिरर है। आप आज हमारा साथ इंटरव्यू हो रहा है तो बहुत लोगों का साथ भी इंटरव्यू करना चाहिए। लेट द पीपल नोज। और मीडिया प्ले ए बिग रोल जो अरुणाचल प्रदेश में आज कमी है। तो इसलिए इस कमी को आप इंडिया व अरुणाचल टुडे इसको गेव को ज्वाइन करेंगे। पब्लिक आजकल बहुत अवेयर है, अवेयरनेस बहुत है। मोबाइल में आप सब कुछ जानता है। पार्लियामेंट में हम लोग भाषण देता है, सबका कॉल आता है, अरे आपका भाषण हमने सुना, आपने अच्छा बोला, आपने ये भी बोलना था, आपने उसको भी बोलना था। इस टाइप से गाँव से आके भी कॉल आता है। तो इसलिए मैं आई हैव गॉट द रेस्पेक्ट फॉर द मीडिया। मीडिया का बहुत हार्ड लाइफ है, फिर भी आप समाज को जुड़ने, समाज को जुड़ाने और समाज में अवार्ड लाने के लिए आप लोग भी काम करते रहे। जी तो सर, आज आप हमारे मेहमान थे, और साथ ही में आपने जो समय दिया हमारे अरुणाचल टुडे की नए पॉडकास्ट प्रोग्राम के लिए, उसके लिए सर हम बहुत शुक्रगुजार हैं सर। थैंक यू वेरी मच। फिर मिलेंगे। जी, तो ये थे हमारे साथ हमारे अरुणाचल के लोकसभा के सांसद। तो इसी के साथ हमारा जो आज का पॉडकास्ट का प्रोग्राम है यहीं पे ख़त्म होता है। तो ऐसे ही हम आगे प्रोग्राम में और भी गेस्ट लाएंगे आप सभी को, आपके सबके सामने हम ऐसे ही
कई लोगों को लाएंगे जिनका जो स्टोरीज है इंस्पायरिंग है, और साथ ही में हमारे जो पब्लिक है उन सबको कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ फील्ड में आप सबको नॉलेज, जितने भी ओपिनियंस है वो सब हम आप सबको शेयर करेंगे। तो ऐसे ही आगे हमारे इस पॉडकास्ट प्रोग्राम को आप सब ऐसे ही देखते रहें।